मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली जिस तरीके की सोइंग के आंकड़े रबी सीजन में दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर 31 अक्टूबर तक के आंकड़े देखेंगे तो रबी सीजन की बुआई 15% बढ़ी है, लेकिन ये तेजी मक्का, धान, ज्वार को छोड़कर देखने को मिली है। तो क्या इन तीनों फसलों की जो बुआई है वो पिछले साल से कितनी कम है, क्या स्थिति है ओवरऑल इन फसलों की या बाकी फसलों की, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे। सतीश उपाध्याय हमारे साथ हैं, अनिल छत्तर भी हमारे साथ है, जिनसे हम मस्टर्ड ऑयल, बाकी ऑयल्स के प्रोडक्शन पर बातचीत करेंगे और सतीश जी से पल्सेस की स्थिति को समझेंगे। और स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और एसएसजी फाइनेंस सिक्योरिटीज के वी प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट जो आंकड़े आए हैं सो फार वो एक बार लेकर आते हैं व्यूअर्स के लिए। जो टोटल सोइंग एरिया है अंडर ऑल रबी क्रॉप्स वो लगभग 75.8 लाख हेक्टेयर पहुंचा है, यानी पिछले साल के मुकाबले ये जंप लगभग 15% के आसपास रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेज, पैडी, ज्वार इनको छोड़ दे तो बाकी विंटर क्रॉप्स की जो एक्रेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि व्हीट हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ। इसकी वजह से जो टोटल पल्सेस का एरिया है वो लगभग 26% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां पर पहले स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है उसको जानते हैं, बाकी फसलों की भी बात करेंगे। तो सतीश जी सबसे पहले तो ओवरऑल जो सोइंग दिखाई दे रही है पल्सेस की, वो किस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके के एक्रेज है, क्या वाकई में इतना कंफर्ट दिख रहा है? फिर चाहे वो व्हीट की बात हो, चने की बात हो या फिर मसूर जैसी दालों की बात क्यों ना हो। थैंक यू दीपाली जी। ऐसा है कि अभी सोइंग चल रही है और विंडो ओपन है अभी दिसंबर एंड जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक। और कुछ अभी ये साइक्लोनिक रेन आने की वजह से कहीं पे थोड़ा लॉस भी हुआ है, तो कहीं पे बहुत अच्छी सोइंग हुई है। बट एक चीज बहुत क्लियर है कि इस बार मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा है जमीन में, पानी का लेवल काफी अच्छा है और इस बार हमारे को ऐसा लगता है कि सोइंग बढ़ के होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट के अभी फिगर आ रहे हैं ये तो रियलिटी में अभी धीरे धीरे अभी और जैसे फिगर आएंगे वो और क्लियर होगा। बट एज ऑन डेट अभी सोइंग काफी अच्छी है। कुछ राज्यों में जहाँ साइक्लोनिक रेन्स हुए थे या जहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ पॉकेट्स में ऐसा भी हो रहा है कि वहाँ पे रीसोइंग भी करनी पड़ रही है, बिकॉज ये जो बारिशें हुई है लास्ट वीक में और अभी भी बारिशें चल रही है, एक दो दिन और भी बारिशें दिख रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। और दूसरा सोइंग इन टोटलिटी में चने में भी ठीक रहेगी, मसूर भी अच्छी है, गवर्नमेंट के फिगर तो काफी अच्छे बता रहे हैं। अभी हमको ये और अभी प्रीमैच्योर होगा ये सब बोलने को, बट धीरे धीरे ये फिगर्स का और क्लैरिटी होते जाएगी। अच्छा, तो यानी सतीश जी मान के चलें, जैसे आपने कहा कि अभी भी सोइंग हो रही है, अगले 3-4 हफ्तों में जो आंकड़े हैं वो और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, तो मानकर चले कि इन कमिंग प्रोबेबली 4 वीक्स 5 वीक्स पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी हमारे सामने और इनफैक्ट जो एस्टिमेट्स हम लगा रहे हैं शायद उससे बेटर एस्टिमेट्स हो सकते हैं। प्लस अगर हम की स्टेट्स की बात करें तो मान के चले पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर ओवरऑल यहाँ से आंकड़े बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। या हो सकता है, बट देखिए पल्सेस का जो सोइंग होता है वो मेजरली सेंट्रल इंडिया में, जैसा महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये चने की बेसिकली यहाँ सोइंग ज्यादा होती है और मसूर की सोइंग होती है एमपी और यूपी में। तो एज ऑन डेट तो मॉइस्चर लेवल अच्छा है, सोइंग के इंडिकेशन के फिगर भी अच्छे आ रहे हैं। बट अपने को देखना है, आप देखोगे कि मेज ने बहुत बड़ी बढ़त ले ली है। मेज की सोइंग के आंकड़े और फिगर ये चने के भी ऊपर गए हैं अभी इस साल, जो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो चने से भी ऊपर जा रहा है। दूसरा और इनको देखना है कि इनको अगर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, नहीं तो क्या होता है गेहूं में यील्ड अच्छा आता है, रिटर्न अच्छा आता है, तो वो भी अभी अपने को और देखना है कि जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा कि फार्मर्स का क्या रूप बनता है। ये गवर्नमेंट ने अपने इंडिकेशंस दिए, गवर्नमेंट की अपनी इच्छा बताई है, बट रियलिटी में किसान कितना चना लगाएगा, किसान कितना मसूर लगा रहा है, किसान कितना मटर लगा रहा है, वो और आगे देखना है। अभी प्री मैच्योर है, बहुत अर्ली स्टेज है कुछ भी कमेंट करना। बट एक चीज कॉमन है कि इस साल बाय टोटलिटी में मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा रहा है जमीन में। और दूसरा और बारिश की अभी तक भी सिचुएशन अच्छी है, तो ये चीज जरूर है कि इस बार क्रॉप अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए सतीश जी, चलिए ठीक है सरकार के आंकड़े हैं, शुरुआती स्थिति है, शायद प्रीमेच्योर है कमेंट करना, बट सो फार आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्पेशली
मेज, पैडी या फिर ज्वार की स्थिति कैसी दिख रही है सोइंग की? अभी मेज का तो फिगर बढ़ के आ रहा है, पैडी थोड़ा कम दिख रहा है ना। और जवार भी अभी अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी काफी प्रीमैच्योर है और कई जगह पे रिसोइंग भी हो रही है। अभी हम जो ट्रैक कर रहे हैं, गुजरात में ऐसा सीन हो गया कि गुजरात में कई जगह रिसोइंग हो रही है। परसों में ट्रैवल में महाराष्ट्र की जाता तो वहाँ पे कुछ जगह पे रिसोइंग हो रही है, क्योंकि ये जो बारिश हुई है इमीडिएट सोइंग के बाद अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है वहाँ की क्रॉप, तो उनको रिसोइंग ही करनी पड़ती है। तो ये अभी और देखते हैं 2-3 वीक में और पिक्चर ज्यादा क्लियर होगा। बट इन टोटलिटी एक चीज क्लियर है कि क्रॉप इस बार अच्छी आनी चाहिए। आगे वेदर और आगे ठंड अगर बहुत ज्यादा पड़ती है तो उसका क्या नुकसान होता है, क्योंकि इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अगर ठंड कुछ ज्यादा पड़ेगी तो उसके भी रिवर्स इम्पैक्ट क्रॉप पे होते हैं, तो वो सब देखना है। अगर बहुत ज्यादा लेट सोइंग होगा तो फिर उधर यील्ड पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट निकलता है वो अभी देखते हैं। बट इनिशियली गुड न्यूज यही है कि सोइंग की फिगर्स गवर्नमेंट के भी अच्छे आ रहे हैं और जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे भी सोइंग ठीक दिख रही है अभी हाल फिलहाल में। ओके, एक फाइनल कमेंट सतीश जी, प्राइसिंग को लेकर इन जनरल अगर हम पल्सेस की बात करें तो हमने पल्सेस के प्राइसेस काफी स्टेबल देखे हैं। मान के चलें कि इसी ट्रैजेक्टरी में रहेंगे या फिर अगर नंबर्स बेहतर आते हैं तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिख सकता है भाव पर? ऑब्वियसली देखो, ये तो एसएनडी है, डिमांड और सप्लाई का पोजीशन है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़े प्राइसेस नीचे आएंगे। बट देखने में आ रहा है कि अभी जो प्राइस ट्रेंड चल रहा है बहुत बड़ा चेंज दिखता नहीं है ना। और मंदी अब यहाँ से कोई चीज में लगती नहीं है, तो तेजी कितनी आ सकती है वो डिमांड पर डिपेंड करता है। बट बाकी बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई बहुत वास्ट चेंज वाली बात नहीं है। 5-10% की तेजी आ जा सकती है। ऊपर अभी फिलहाल जस्ती नहीं है और दिखती नहीं है कोई हिसाब से। ओके, चलिए शुक्रिया सतीश जी हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। हमारे साथ अनिल छत्तर भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं ऑयल सीड्स की सिचुएशन कैसी बनी हुई है। अनिल छत्तर जॉइंट सेक्रेटरी हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के आंकड़े, इनफैक्ट कल हम आपसे चर्चा कर भी रहे थे लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहेंगे कि किस तरीके के आंकड़े सोफार ऑयल सीड की प्रोडक्शन के दिखाई दे रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि 13% के आसपास की जो सोइंग है वो बढ़कर दिखाई दे रही है पिछले साल के मुकाबले, जिसमें मस्टर्ड भी शामिल है। आपके हिसाब से किस तरीके की स्थिति है ओवरऑल? वो 11% इस साल मस्टर्ड की सोइंग अभी अक्टूबर 30 तक के जो आंकड़ा है उसमें बढ़ी है। लास्ट ईयर ये इस समय तक 38 लाख हेक्टेयर में हुई थी, अभी 42-42.5 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एंड होते होते 20-25 नवंबर तक जब आंकड़े आएंगे तो हम लास्ट ईयर से 10% ज्यादा सोइंग हमारे इंडिया में होगी मस्टर्ड की। उसके पीछे कारण था कि खरीफ में 5% ऑयल सीड की सोइंग कम हुई थी, तो लैंड भी खाली थी और मस्टर्ड का भाव पूरे साल एमएसपी से ऊपर किसान को मिला। तो किसान का रुझान है और गवर्नमेंट ने एमएसपी जो 5,950 थी उसको भी बढ़ा के 6,200 रुपए की। तो मस्टर्ड की तरफ किसान का रुझान है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से सोइंग 10% ज्यादा होनी चाहिए। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर एक्रेज में काफी जंप देखने को मिला है? राजस्थान का तो नाम हमने सुना, वहां तो काफी नंबर्स एक्साइटिंग दिखाई दे रहे हैं मस्टर्ड एक्रेज के। आपके हिसाब से ज्योग्राफी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? राजस्थान में अच्छा होगा, एमपी अच्छा होगा, यूपी अच्छा होगा, तीनों स्टेट में सोइंग अच्छी होगी और हरियाणा में भी सोइंग अच्छी होगी। ओके, चारों स्टेट में सोइंग अच्छी होगी जी। अच्छा, अभी अगर हम मंडियों की बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करें तो किस तरीके की स्थिति है? देखो अभी 1 नवंबर को सरसों का स्टॉक देश में 32 लाख टन है, जिसमें 20 लाख टन सरसों किसान फार्मर्स के पास है, 5 लाख टन सरसों ट्रेड और मिलर्स के पास है, 7 लाख टन सरसों भारत सरकार के पास है गवर्नमेंट ऐसी एजेंसियों के माध्यम से। टोटल 32 लाख टन का स्टॉक है। आने वाले टाइम में अभी तक पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड ये रहा है कि 7 से 8 लाख टन की मिनिमम क्रैशिंग हुई है। तो मेरे को लगता है कि नई सरसों अभी सोइंग जो हुई है वो फरवरी एंड या मिड फरवरी में आएगी। तब तक पुरानी सरसों की डिमांड बनी रहेगी और एसएनडी नेक टू नेक है, डिमांड सप्लाई के बराबर एसएनडी है, प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है। तो एसएनडी हल्की सी टाइट है मस्टर्ड की आने वाले टाइम में, ये स्थिति है। ओके, भाव को लेकर क्या स्थिति देख रहे हैं?
देखो भाव बीच में मई जून जुलाई में एक पाइपलाइन खाली थी और कुछ हल्की सी तेजी अराइवल को लेके, अराइवल थोड़ी कम राइट। थी, तो नाजायज भाव 170 रुपए के तेल के बन गए थे, लेकिन वो लेवल पर आ गए। तो 150 रुपए का लेवल जो है वो तेल का, उस पे माल बिकता रहेगा। अभी 145 रुपए का भाव है, ऊपर भाव से 25 रुपए किलो तेल में टूट गए हैं। तो 145 से 150 में आने वाले टाइम में महीने 2 महीने माल बिकता रहेगा। तो इसमें मद्दी की बात नहीं की जा सकती, तेजी आए नहीं आए। और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट है इसका मस्टर्ड डीओसी, उसकी डिमांड भी चाइना की वजह से अच्छी है। जो 14,000 रुपए मस्टर्ड डीओसी नीचे में बिकी, उसका भाव 20,000 रुपए हो गया। तो उसमें भी करीब करीब 30% 40% की तेजी आई। तो ऐसा लगता है कि मस्टर्ड में घटने की जगह इस भाव में नहीं है, इस लेवल पर नहीं घटनी चाहिए। ओके, दोनों एक फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड है। जी जी। ओके, दोनों प्रोडक्ट की डिमांड बनी हुई है। लोकल क्रॉप अवेलेबिलिटी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है और किस तरीके के फंडामेंटल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वो अनिल जी ने इन डिटेल बताया। एक फाइनल और एक और कमेंट आपसे, अगर हम ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक की या ऑयल सीड्स की सिचुएशन देखें, मस्टर्ड ऑयल के बारे में तो आपने बात की, अगर बाकी तेलों की बात करें, इम्पोर्ट्स हों, सप्लाईज हों, किस तरीके की सिचुएशन है फिलहाल? देखो हमारे मोपा की मांग रही है, कोईट और मोपा की मांग रही है कि बाहर के तेलों में और सरसों तेल का फर्क कम होना चाहिए। जो आज भी 25 रुपए किलो का फर्क बना हुआ है। तो हमारे से आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसमें आने वाले टाइम में अगर और क्रॉप को बढ़ानी है तो 15% आने वाले खाद्य तेलों पे ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि मस्टर्ड ऑयल का और विदेशी तेलों का, सोया पाम का लेवल बने और तेल की बिक्री बराबर चलते, हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से आपस में कंपटीशन कर सके। अभी वो तेल बहुत नीचे है और आने वाले महीनों के तेल और भी डिस्काउंटेड है। रेडी से भी आगे के तेल 3 से 4 रुपए किलो नीचे है। ऐसे में मस्टर्ड किसान को थोड़ी चिंता रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि 15% सरकार ड्यूटी बढ़ाए। अगर ड्यूटी बढ़ाएगी तो तेल का लेवल सेम हो जाएगा। ओके, चलिए, शुक्रिया अनिल जी आने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ प्रियंक उपाध्याय भी है। मनोज जी, इनफैक्ट पहले तो एक क्विक कमेंट आपका ऑयल सीड्स और साथ ही साथ पल्सेस पर, आपने दोनों गेस्ट के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो पूरा सुना। मस्टर्ड की बात हो या फिर हम बात करें पल्सेस की, सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। क्या व्यू है आपका? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, अगर ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने देखा है कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन ईज हुए हैं, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी बढ़त जो है ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रही है। सोयाबीन की कीमतें 16 महीने के उच्च स्तर पर है, वहीं खाने के तेलों में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो उसका जो सपोर्ट है यहाँ भारतीय बाजारों में भी ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को मिलता हुआ दिख रहा है। सोयाबीन की फसल में यहाँ पे कमजोरी थी, लेकिन अगर मौसम की अनुकूलता रही तो निश्चित रूप से सरसों की जो बुआई है वो बढ़ सकती है। लेकिन वर्तमान में हमें नहीं लगता कि कोई गिरावट यहाँ पे चाहे वो ऑयल सीड्स हो या खाने के तेल हो भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और वर्तमान लेवल से कीमतों में आने वाले समय में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए पल्सेस पर और साथ ही साथ ऑयल सीड्स पर। लेकिन चलिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं और एक बार क्विकली प्राइस एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। सोने चांदी के भाव की एक बार देख लेते हैं, क्या रुझान आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। साथ ही एनर्जी पैक का हाल भी लेकर आते हैं। तो आज के कारोबार में लाल निशान में अक्रॉस द बोर्ड ट्रेडिंग हो रही है। गोल्ड लाल निशान में है, 1/4% नीचे है। सिल्वर में लाल निशान में कारोबार हो रहा है, 1% नीचे भाव ट्रेड कर रहा है। एनर्जी बास्केट को देखेंगे तो क्रूड तो 2% फिसला हुआ है आज के सेशन में। नेचुरल गैस भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, 0.5% की गिरावट यहाँ भी है। और अगर आप बेस मेटल्स को देखेंगे तो कॉपर हो या फिर जिंक ही क्यों ना हो, दोनों में ही 1-1.5% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। जिंक, लेड, निकल सबसे कम गिरकर ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। ऐसे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, इस पर बातचीत करते हैं। प्रियंक, बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? गुड इवनिंग। आज हमारी पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा था कि कॉपर में 1000 प्लस के लेवल्स सस्टेन हो रहे थे, अब वहां से एक बार प्रॉफिट टेकिंग दिखा है। तो जो ओवरऑल ट्रेंड जो है बेस मेटल्स का गोइंग फॉरवर्ड बाय ऑन डिप्स का दिखता है, तो यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग एट लोअर लेवल्स। यहाँ से अगर और करेक्शन मिलता है मे बी अराउंड 992 के आसपास, तो वो एक लेवल से रहेंगे जहाँ पे सपोर्ट्स है, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 975 स्टॉप लॉस रहेगा और 1025 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। क्रूड ऑयल में आज हमने देखा कि एक करेक्शन आया है,
बट लोअर लेवल से काफी एक अच्छा उछाल आया है, तो मुझे ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग एट अराउंड 5300। स्टॉप लॉस 5180 का रहेगा और टारगेट्स 5480 के रहेंगे। ओके मनोज जी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी? दीपाली जी, यहाँ बेस मेटल पैक में जिंक में बाइंग की रणनीति रहेगी। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 302 के स्तर पर बाय करना चाहिए। 298 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट यहाँ पे 308 से 3010 तक के रहेंगे। वहीं गोल्ड में हमने एक अच्छा करेक्शन होते हुए देखा है, तो निचले स्तरों पर यहाँ फिर एक बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड मिनी का जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1,20,350 के स्तर पर बाय करना है। 1,19,850 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट यहाँ पे 1,21,200 के रहेगा। ओके, आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। प्रियंक उपाध्याय, मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं बाकी कुछ और ट्रेड्स पर। अच्छा प्रियंक, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल बेस मेटल बास्केट को? ये जो प्रॉफिट टेकिंग है लगातार तेजी के बाद देखने को मिल रही है, या थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है? क्योंकि हमने बेस मेटल्स में एक तरफा तेजी देखी थी और आज हमने कमोडिटीज ही नहीं इक्विटीज में भी इसका इम्पैक्ट देखा है। क्या व्यू है आपका ओवरऑल बेस मेटल पैक पर? साथ ही कॉपर पर आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए, ओवरऑल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सारे बेस मेटल्स का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली कोई भी चीज एक तरफा ऊपर नहीं जाएगी, टाइमली करेक्शंस आएंगे, वो एक तरीके से एक ट्रेंड को हेल्दी बनाते हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि कॉपर में जो हमने प्रॉफिट टेकिंग देखा है, तो वो एक रिवर्सल की तरह नहीं दिखता है अभी फिलहाल। एक प्रॉफिट टेकिंग मुनाफा वसूली की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, एक पुल बैक है। तो जिस तरह से लॉन्गर टर्म ट्रेंड अप है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। जो हमने ये प्रॉफिट टेकिंग देखी है उसका एक कारण ये भी है कि जो डॉलर इंडेक्स में हमने एक रैली आते हुए देखी है, अभी 100 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, और मुझे लगता है कि ये डॉलर इंडेक्स की रैली कहीं ना कहीं अराउंड 100-102 के जोन में फिजल आउट होगी और फिर से डॉलर इंडेक्स में एक यू टर्न ऑन द डाउन साइड दिख सकता है। तभी एक हम देखेंगे कि सपोर्टिंग फैक्टर्स रहेंगे कमोडिटीज एज अ बास्केट के लिए। तो कॉपर मुझे लगता है कि जो करेक्शन आया है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग एट लोअर लेवल्स। ओके, तो ये कॉपर पर सलाह रही और ओवरऑल बेस मेटल पैक पर। अच्छा मनोज जी, अगर हम एनर्जी बास्केट को देखें तो एक राय आपके नेशनल गैस पर क्या रहेगी मौजूदा स्तरों से? हालांकि यहाँ भी हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ इमर्ज होते हुए देखी थी। आज अगर हम भाव देखें नेशनल गैस के तो हल्के से प्रेशर में जरूर है, लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। क्या व्यू है आपका? दीपाली जी, ट्रेंड यहाँ पे ओवरऑल नेचुरल गैस का भी पॉजिटिव और एक अच्छी स्ट्रेंथ हमने पिछले 3-4 सेशन में आते हुए देखी है, लेकिन प्राइस थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड है, तो वर्तमान लेवल पे बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि यहाँ पे 355 से 350 का जोन अगर आता है तो वहां पे फ्रेश बाय करें। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे एक बार बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही नेशनल गैस पर 376 पर मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहा है। अच्छा, एग्री कमोडिटी बास्केट की तरफ रुक कर लेते हैं। मनोज जी, स्पाइसेस के पैक पर आपकी राय क्या रहेगी, स्पेशली टर्मरिक और जीरा, जहां पर हमने वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा देखी है? कंपैरेटिवली कोरिएंडर फिर भी स्टेबल रहा है, क्या व्यू है आपका? जीरा में हमारा मानना है कि 19,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे जीरा ने बनाया और वहां से हमने एक अच्छी रैली आते हुए देखी थी। तो यहाँ पे 19,800 के आसपास वापिस अगर कीमतें आएगी तो वहां से फिर जो है बाइंग इस कमोडिटी में लौटती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा और अगर डीप आता है 19,800 के आसपास तो वहां पे बाय करना चाहिए 19,500 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर में यहाँ पे 20,400 20,500 के रखे जा सकते हैं। टर्मरिक यहाँ पे वेदर सेंसिटिवनेस के चलते काफी वोलेटाइल रही है पिछले कुछ सेशन से, तो हमारा मानना है कि वोलेटिलिटी यहाँ बनी रह सकती है और एक जो रेंज है टर्मरिक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 14,100 से 15,200 का जो एक दायरा है वो बना ले सकता है। ओके, एक फटाफट से रहे ग्वार पैक पर और लेते हैं। अगेन मनोज जी, आप ये कमेंट लेना चाहेंगे? ग्वार सीड ग्वार गम काफी हल्के हो चुके हैं, ऊपरी स्तर तो नहीं कहेंगे, जो स्तर इनफैक्ट पिछले साल 2 साल से हम देखे तो उन स्तरों से अब क्या व्यू है इन लेवल से? हमारा मानना है दीपाली जी की यहाँ पे एक जो है रिकवरी आना चाहिए, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो। एक हेल्दी करेक्शन के बाद यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो ग्वार सीड का जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 4,700 से 740 के दायरे में बाय कर सकते हैं, 4,620 के स्टॉप लॉस से।
हमारा मानना है कि 4,880 से 4,950 के जो स्तर है वो फिर एक बार शॉर्ट टर्म में ग्वार सीट दिखा सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 8,600 के आसपास बाय कर सकते हैं 8,440 के स्टॉप लॉस से, और जो नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर एक बार 8,940 से 9,000 तक के स्तर दिखा सकते हैं। ओके, इसके अलावा बाकी एग्री कमोडिटीज को देखेंगे आज के सेशन में तो कैस्टर में आधा पौने 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। कपास हालांकि 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कॉटन से डॉलर के एक फ्लैट है लेकिन बायस नेगेटिव है। 2944 के इसके लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार डॉलर इंडेक्स और लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर और प्रियंका एक कमेंट ले लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में किस तरीके का रुझान है? तो फिलहाल फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव डॉलर इंडेक्स का। क्या रहेगी आपकी प्रियंका इस पर? देखिए, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा था कि इन मिड ऑफ सितंबर जो लोस हमने देखे थे अराउंड 96 हाफ से एक पुल बैक हमने देखा है। अभी 99, 90, 100 के जोन्स आए हैं। 100 एक साइकोलॉजिकल अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा डॉलर इंडेक्स में, और अगर यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और भी जाता है तो मुझे लगता है कि 101 हाफ 102 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो वहां से मुझे लगता है कि फिर से हम एक डाउनसाइड प्रेशर डॉलर इंडेक्स में आता हुआ देखेंगे, क्योंकि अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर डॉलर इंडेक्स का देखें तो वो क्लियरली ऑन द डाउनसाइड है। तो ये जो टाइमली करेक्शंस ऑन द अपसाइड है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी डॉलर इंडेक्स टू बी सोल्ड एट हायर लेवल्स। चलिए, तो ये रही डॉलर इंडेक्स पर। शुक्रिया प्रियंका और मनोज जी आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।